everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we will be studying class 10 English chapter from the diary of Anne Frank. Okay, तो ये जो चैप्टर है गाइस, ये एक बहुत ही फेमस नॉवल में से लिया गया है जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. हो सकता है आपने ये नॉवल पढ़ भी रखी हो, नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर पढ़ना जब भी आपको अपनी लाइफ में टाइम मिले इस नॉवल को. इस नॉवल की और इस चैप्टर की राइटर कौन है? अब देखो, इस नॉवल में से लिया गया है ये चैप्टर, तो ऑब्वियसली ये चैप्टर की भी राइटर कौन होंगी? एन फ्रैंक. ठीक है, एन फ्रैंक इस चैप्टर की जो राइटर हैं. और ये चैप्टर पढ़ने से पहले आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ हमारे राइटर के बारे में, एन फ्रैंक के बारे में, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे. एन फ्रैंक के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़, अभी अगर आप रिसेंटली देखो तो एन फ्रैंक के ऊपर नेटफ्लिक्स पे भी एक शो आया था. ठीक है, और काफ़ी सारी मूवीज़ है, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो. एन फ्रैंक की लाइफ के ऊपर एक मूवी है जो हमें समझाएगी बहुत ही सारी बातें. तो एक्चुअली में है क्या इस चैप्टर में और ये डायरी में क्या है? तो बेसिकली गाइस, आपको याद है हमने क्लास 9th में पढ़ा था हिटलर वाला चैप्टर, और उसमें हमने क्लियरली देखा था कैसे हिटलर ब्रूटली जो है जूइश लोगों को मारता था. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके मारता था. तो वैसे ही हमारी एन फ्रैंक, ये बहुत छोटी सी बच्ची थी, 13 ईयर्स की थी ये, और जो है इनको अपने बर्थडे पे एक डायरी मिलती है और ये उस डायरी को लिखना शुरू कर देती हैं. एंड ये कौन थी? ये एक जूइश बच्ची थी. ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में ही हुआ था. बट जैसे कि हिटलर जर्मनी में जूइश को मारना शुरू कर देता है तो एन फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में शिफ्ट हो जाती हैं. ये एक ज्यू थी. ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, हिटलर जो है नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम को भी कैप्चर कर लेता है. तो बहुत डर हो जाता है कि इनको जो है, जूइश थे ये, तो इनकी जो थी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था, कभी भी इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बुलाया जा सकता था. तो जो एन फ्रैंक की फैमिली है, उनके फादर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ चले जाएंगे, एक हाइडिंग पे चले जाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, तभी मैंने आपको कहा है कि आप कभी पढ़ना, और अगर आपको नॉवल पढ़ने का टाइम ना मिले तो वो जो नेटफ्लिक्स का शो है वो देख लेना, या यूट्यूब पे भी एक पूरी मूवी है वो देख लेना जब भी आपको टाइम मिले. ठीक है, तो एन फ्रैंक जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में थे, और अब फिर से हिटलर का जो रूल था वो शुरू हो गया था. कहाँ पे? एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में भी, और वो वहाँ पे भी जूइश लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है. तो एन फ्रैंक के फादर जो है ऑटो फ्रैंक, ठीक है, तो ऑटो फ्रैंक क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने ऑफिस का जो एनेक्स था, जो छत थी, वहाँ पे हाइडिंग पे चले जाएंगे. हाइडिंग यानी कि छुप के रहेंगे. तो ऑटो फ्रैंक जो थे, यानी कि एन फ्रैंक के फादर और उनके ऑफिस के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ और उनके कुछ और फ्रेंड्स थे, सब उनकी मदद करते हैं. एंड वो सब लोग क्या करते हैं, जो ऑटो फ्रैंक थे ना, एन फ्रैंक के फादर, उनकी जो छत थी ऑफिस की, एनेक्स बोला गया है उसको, तो उसमें जाके छुप जाते हैं. ये एक ऐसा बुक शेल्फ था, बुक शेल्फ के पीछे पूरा ऊपर उनका एनेक्स बना हुआ था, कुछ कमरे थे, वहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ रहते हैं छुप कर, बिना किसी को बताए. बाहर से इनकी दोस्त इनकी मदद करते थे. 2 साल तक ये उस छत के कमरे में छुप के रहते थे. एन फ्रैंक थे और जो ऑटो फ्रैंक थे उनके फादर हो गए, उनके फादर के जो फ्रेंड थे, एक बॉस थे उनके, वो भी रहते थे, काफ़ी सारे लोग रहते थे. बट अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद पता चल जाता है कि वो वहाँ पे छुप के रह रहे हैं, और क्या होता है, इनकी पूरी फैमिली को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता है. एन फ्रैंक की भी उसी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डेथ हो जाती है. कब हो जाती है इनकी डेथ? ऐसा माना जाता है कि शायद फरवरी या मार्च 1945 में एन फ्रैंक की डेथ हो जाती है. बहुत ही छोटी थी ये, बट अभी जब आप इनकी डायरी पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इतनी छोटी थी ये, बट जो इनकी डायरी है और जो ये डायरी का इतना शॉर्ट एक्सर्प्ट ही अगर आप पढ़ोगे तो आपको इनकी राइटिंग कैपेबिलिटीज समझ में आएंगी कि कितना सुंदर लिखती थी ये, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करा. और इनकी जो ये डायरी है, बहुत बड़ा प्रूफ है होलोकास्ट का भी. होलोकास्ट क्या? जिस तरीके से हिटलर ने मारा था ज्यूस को, तो वो सारी कहानी, क्या डेज रहते थे उन लोगों के, क्या उनके ऊपर बीतती थी, वो सब हम इस डायरी को पढ़ के भी समझ सकते हैं. तो एन फ्रैंक की डेथ तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही हो जाती है, और इनके फैमिली में से सिर्फ इनके फादर के अलावा कोई नहीं बचता है. सब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो है उनकी डेथ हो जाती है, इनकी सिस्टर की भी, इनकी मदर की भी. और जब इनके फादर रिलीज़ हो जाते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, तो वो बाहर आते हैं, वो अपनी बेटी की इस डायरी को देखते हैं, और तब वो इस डायरी को पब्लिश कराते हैं. एंड आज की डेट पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये डायरी पढ़ी है, यानी कि ये नॉवल पढ़ी है. एंड अगर मैं अपना बताऊं तो दिस इज़ माय फेवरेट नॉवल. एंटायर नॉवल से जितनी भी मैंने आज तक पढ़ी, उसमें से ये मेरी आज तक की फेवरेट नॉवल है. एंड ये जो नॉवल है गाइस, एक्चुअली में ये एन का एक पर्सनल डायरी थी. ठीक है, एन को ऐसा लगता था कि उनकी कोई फ्रेंड नहीं है तो वो डायरी लिखती है. जैसे आज के समय पे हम में से काफ़ी सारे लोग अपना डायरी लिखते होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जर्नल्स बनाते हैं. ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट. तो ये एन की एक पर्सनल डायरी थी,
और जो है इसमें उन्होंने अपने बहुत सारी पर्सनल बातें लिखी थी, एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे अपनी लाइफ के, एंड वो आज हम सब पढ़ते हैं और इतना सब कुछ जानते हैं ऑफ दैट टाइम। तो ये डायरी उनको उनके बर्थडे पे मिली थी, उनके 13th बर्थडे पे उन्हें ये गिफ्ट में मिली थी। तो ये आप 1 मार्कर के लिए याद रखना कि कब एन फ्रैंक को उनकी ये डायरी गिफ्ट में मिली थी। एंड अब गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। यूजुअली मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे ऑथर का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए अच्छे से स्पेलिंग के साथ, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग के साथ। बट यहाँ हम जब एन फ्रैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से अगर चैप्टर ये वाला पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए एन फ्रैंक के बारे में जानना। ये सिर्फ एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी जिन्होंने एक इतनी मास्टरपीस जो था वो लिखा था, ठीक है। ये एक्चुअली में लिखा गया था डच भाषा में, बट फिर इसको आगे आगे बहुत सारी भाषाओं में कन्वर्ट करा गया, ट्रांसलेट करा गया, आई मीन टू से। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो अब हम बेसिकली एन की सारी बातें पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता है एन ने अपनी डायरी लिखी थी, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर शुरू होता है तो एन फ्रैंक कहती है कि राइटिंग ना, डायरी राइट करना मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज सा है, यानी कि डायरी लिखना मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज है। और वो स्ट्रेंज इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पहली बार डायरी लिख रही हूँ, आज से पहले कभी पहले डायरी नहीं लिखी है इसलिए मुझे अजीब लग रहा है डायरी लिखते हुए। नहीं, स्ट्रेंज मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ना ही मैं ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा 13 साल की बच्ची के म्यूजिंग्स के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ म्यूजिंग मतलब क्या है, मैं वर्ड मीनिंग भी आपको कराती रहूँगी। म्यूजिंग मतलब होता है दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स एंड ऑल दैट। तो उन्हें लगता है कि आज मैं ये डायरी लिख रही हूँ, मुझे नहीं लगता मैं भी या कोई और कुछ समय बाद इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की स्कूल गोइंग बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसे जानने के लिए। बट देखो आप, ये बात उनकी कितनी आयरॉनिकल साबित होती है। यानी कि उन्होंने जो अपनी डायरी लिखी, जो 13 ईयर्स ओल्ड बच्ची ने जो अपनी डायरी लिखी, आज के समय पे वो डायरी वर्ल्ड वाइड रेड है, इतने सारे लोगों ने उसको पढ़ा है। एंड वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है जिससे हमें जानने को मिलता है क्या हुआ था हिटलर के टाइम पे, ठीक है। तो ये बात उनकी बिल्कुल आयरॉनिकल साबित होती है। खैर जो भी है, एन बताती हैं कि मैंने डायरी लिखना पता है क्यों शुरू करा। तो एन ना, देखो आप उनको जानो कि वो ना ऐसे डायरी लिखना उन्होंने स्टार्ट ऐसे ही नहीं कर दिया कि डायरी लिखी और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, उन्होंने डायरी को ना अपना फ्रेंड बनाया और उन्होंने पहले पूरा रीज़न दिया कि क्यों वो डायरी लिखना शुरू कर रही हैं। तो बेसिकली एन कहती हैं, देखो कि मैंने डायरी लिखना इसलिए शुरू करा क्योंकि जो है मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सच्चा दोस्त है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सच्चा दोस्त है जिसे मैं अपने दिल में मेरी जो बात चल रही होती है वो बता दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं डायरी लिखना शुरू करूंगी क्योंकि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। क्या? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। देखो कितनी सुंदर लाइन है। वो कहती हैं कि एक दिन मैं अपने घर पे ना ऐसी बैठी हुई थी, मैं बहुत बोर हो रही थी और मैं बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं बाहर कहीं खेलने जाऊँ, और मैं ऐसी बोर हो रही थी। मैंने अपने चिन में ऐसे हैंड मेरे ऐसे थे और ऐसे चिन पे मैंने अपना फेस रखा हुआ था, मैं इतनी बोर थी। और तब मुझे ये बात याद आई कि हाँ, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। हम पेपर को कुछ भी बता सकते हैं, और जो बातें हम अपने किसी फ्रेंड को नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो हमें जज करेंगे, शायद वो हमारी बात किसी और को ना बता दे, बट वहीं पे हम पेपर को सब कुछ बता सकते हैं। तो इसीलिए वो डिसाइड करती हैं कि उनके मन में जितनी भी बातें चल रही हैं आज से वो अपनी डायरी को बताना शुरू कर देंगी और डायरी में लिखना शुरू कर देंगी। तो बेसिकली उन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू करा? क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं था। फिर वो कहती हैं, अच्छा एक सेकेंड रुकिए, ऐसा नहीं है, आपको भी सोच के अजीब लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि एक स्कूल गोइंग गर्ल जो अभी 13 ईयर्स की है उसका कोई फ्रेंड नहीं है। कहती है ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड नहीं है या मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, नहीं, मेरी पूरी एक फैमिली है, बहुत ही लविंग मेरी फैमिली है। देखो आप, ये उनकी फैमिली फ़ोटो है। मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरी एक बहन है जो 16 ईयर्स की है, मेरी अंकल आंटीज़ हैं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है एक, और इवन 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। बट तब भी कोई ऐसा रियल इंसान नहीं है जिसको मैं अपनी जो है सारी बातें बता पाऊँ। तो ऐसा जो ना रिलेट कर पाओगे आप एन फ्रैंक के साथ में। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वी हैव आवर होल फैमिली, ठीक है, हमारे पास इतने सारे दोस्त हैं, एक ग्रुप्स पे है, एक ट्यूशन में है दोस्त, इतने सारे दोस्त स्कूल में हैं, बट फिर भी कभी कभी अकेलापन फील होता है। तो वैसा ही एन को होता है। वो कहती हैं ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी बहन है, अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। बट ये सिर्फ सरफेस पे है, वरना मैं अकेली ही रहती हूँ। क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे काफ़ी सारी बातें करती हूँ, ऑर्डिनरी बातें, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, होमवर्क करा नहीं करा, ऐसी बातें कर लेती हूँ। बट वो जो अंदर मेरे मन में चल रहा होता है वो बात मैं अपने दोस्तों को नहीं बता पाती हूँ। और फिर वो आगे कहती है ऐसा नहीं है कि उसमें मेरे दोस्तों की गलती है, मेरी गलती भी है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं वो बातें अपने दोस्तों को नहीं बता पाती हूँ। तो आई होप आप, देखो एन फ्रैंक एक टीनेजर हैं तो आप भी उनकी बातों से रिलेट कर पा रहे हो। हमको भी ऐसा ही लगता है दैट उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। तो इसलिए वो कहती हैं कि
कि मैं लिखूंगी डायरी। वो कहती है मैं इसलिए डायरी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बस मुझे अपने एक एक्सपीरियंसेस पेपर पे लिखने हैं, नहीं, मैं इसलिए डायरी लिख रही हूँ क्योंकि डायरी जो है मेरी वो बनेगी मेरी एक रियल फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अपनी डायरी को ना एक नेम भी दे देती हैं। तो वो डायरी को बस एक डायरी नहीं मानती हैं जिसमें वो बस अपना कल क्या हुआ आज क्या हुआ लिखेंगी, नहीं, वो डायरी को एक रियल फ्रेंड मानती हैं और वो अपनी डायरी को एक नाम देती हैं, क्या, किटी, ठीक है। तो 1 मार्कर के लिए याद रखना, वो अपनी डायरी को नाम देती है किटी। और ये देखिए ये है वर्ल्ड फेमस एन फ्रैंक की डायरी का कवर। तो ये रेड कलर की कवर वाली उनकी डायरी थी किटी, जिसके थ्रू हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चला, ठीक है। तो वो कहती हैं सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो अब आगे जो है एन फ्रैंक क्या कहती है कि मैं ना अपनी डायरी लिखने से पहले अपनी फ्रेंड किटी को जो है पहले अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताती हूँ और फिर मैं डायरी लिखना शुरू करूँगी। तो वो अपनी लाइफ का स्केच देती हैं। तो जैसे बिल्कुल एक ऑथर अपनी नॉवल लिखते हैं तो पहले उनका लाइफ स्केच गिवन होता है और फिर नॉवल स्टार्ट होती है। तो वैसा ही से कुछ हुआ हमारी एन फ्रैंक की डायरी में। एन फ्रैंक ने पहले अपनी लाइफ के बारे में सारी बातें अपनी फ्रेंड किटी यानी कि अपनी डायरी को बताई और फिर अपने एक्सपीरियंसेस उसमें लिखने शुरू करे। तो जानते हैं लाइफ ऑफ एन फ्रैंक के बारे में। तो वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था काफ़ी कुछ, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। तो तो आप ना एन फ्रैंक अपनी फैमिली के बारे में बताने वाली हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो एन फ्रैंक की फैमिली फ़ोटो है ये है एन फ्रैंक के फादर जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक। एंड एन फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा अटैच थी अपने फादर से। ये है एन फ्रैंक की मदर जिनका नाम है एडिथ होलेंडर फ्रैंक, जहाँ आप देख भी सकते हो। और वो बताती हैं कि मेरे मम्मी पापा की शादी कब हुई थी, जब मेरे फादर 36 ईयर्स के थे और मेरी मदर 25 ईयर्स की थी। फिर वो बताती है अपनी बहन के बारे में जिनका नाम क्या है, मार्गॉट फ्रैंक। ये सब डिटेल्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हमें लर्न करने के लिए, क्योंकि गाइस अगली बार 1 लाइन क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एन की सिस्टर कब पैदा हुई थी, फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में, और उनका नाम क्या है, मार्गॉट। और फिर फाइनली हमारी एन का जन्म होता है कब, 12 जून 1929 को। तो एन की बर्थडे जरूर याद रखना, 12 जून 1929। और ये सब लोग कहाँ रहते थे, फ्रैंकफर्ट में और जर्मनी में। अब गाइस जब तक एन 4 साल की होती है तब तक तो ये लोग जर्मनी में ही रहते हैं, बट देन धीरे धीरे जूइश पीपल पे अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं जर्मनी में हिटलर के द्वारा। तो इसलिए जो एन के फादर है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं, एमिग्रेट लेकर शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ, हॉलैंड में, यानी कि नीदरलैंड्स शिफ्ट हो जाते हैं वो कब, 1933 में। तो पहले उनके फादर जाते हैं नीदरलैंड्स, ठीक है। तो हो सकता है वो अपना कुछ बिजनेस सेट करने गए हों, वहाँ पे घर सेट करने गए हों। तो सबसे पहले एन के जो फादर थे वो हॉलैंड जाते हैं और उसके बाद जो उनकी मदर हैं वो जाती हैं, मदर का नाम क्या है, एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वो जाती हैं हॉलैंड। और जब वो जाती हैं हॉलैंड तो वो दोनों बेटियों को अपनी कहाँ छोड़ देती हैं, उनकी दादी माँ के पास। तो बेसिकली आप उनकी पूरी फैमिली की कंडीशन समझो कि फादर पहले गए हॉलैंड, ठीक है, फिर उनके पीछे मदर गई कि वो सेटल करेंगी वहाँ पे सब कुछ। और इतने समय के लिए दोनों बहनें, कौन, मार्गॉट और जो हमारी एन फ्रैंक है, वो रहती हैं कहाँ पे, दादी के पास रहती है आचेन में। आचेन कहाँ है, आचेन भी जर्मनी में ही था, ठीक है। तो वो कुछ समय के लिए अपनी दादी के साथ रहती है। और फिर जो है मार्गॉट को दिसंबर में बुला लिया जाता है हॉलैंड। तो धीरे धीरे करके आप देख रहे हो ऐसे एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते थे तब वो लोग जर्मनी से वहाँ पे, तो धीरे धीरे सब लोग गए। फिर दिसंबर में क्या हुआ, मार्गॉट गई अपनी मदर और फादर के पास, कहाँ, हॉलैंड में। एंड देन फाइनली फरवरी में क्या हुआ, जब मार्गॉट का बर्थडे था तब एन को ले जाके ऐसे ही टेबल पे रख दिया जाता है और वो भी हॉलैंड शिफ्ट हो जाती हैं। तो देखो उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से वो लोग जर्मनी से हॉलैंड शिफ्ट होते हैं। अब वो काफ़ी सालों तक गाइस हॉलैंड में ही रहते हैं और उनका मॉन्टेसरी स्कूल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नर्सरी स्कूल, जैसे हमारा किंडरगार्टन होता है ना वैसे नर्सरी स्कूल उनका स्टार्ट होता है। फिर एन ने बताया है अपनी एक टीचर के बारे में। उनकी एक टीचर थी मिसेस क्यूपेरिस, जो 6th फॉर्म में उन्हें पढ़ाती थी। और जब वो 6th फॉर्म से अपने नेक्स्ट क्लास में जाने वाली थी तो अब वो जो है उन टीचर से दूर हो जाती ना, तो वो बताती है कि वो एक हमारे लिए काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग कह सकते हो फेयरवेल था, क्योंकि उन्हें अपनी उस टीचर मिसेस क्यूपेरिस से बहुत ज़्यादा प्यार था। और जब वो अपनी उन टीचर को बाय बोलती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे हमें भी हमारे काफ़ी सारे टीचर से अटैचमेंट हो जाता है। तो जब हम जो है अपना स्कूल लीव करते हैं तो हमें ना बहुत याद आते हैं हमारे टीचर्स की। तो वैसे ही आन बताती हैं कि मुझे मिसेस क्यूपेरिस से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और जब मैं 6th फॉर्म से अपने हायर ग्रेड में जाती हूँ तो तब मुझे बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगता है अपनी मैम से दूर जाना। ओके, तो अब एन देखो
देखो हमारे को अपने पेरेंट्स से मिलवा चुके हैं, अपनी सिस्टर से, उन्होंने हमें अपने एक टीचर के बारे में बताया। अब वो बताती है अपनी दादी के बारे में। तो एन बता दिया कि समर था 1941 का, ठीक है, समर आप मान लो जून जुलाई का महीना, ठीक है। तो समर था 1941 का और उस समय पे एन की जो ग्रैंड मदर थी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए एन का बर्थडे जो है काफ़ी थोड़ी सी सेलिब्रेशन के साथ होता है, क्योंकि इनका बर्थडे जून में ही आता था और इनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको ऑपरेशन होता है, तो इसलिए एन के बर्थडे पे कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं होता है। एन आगे बताती है कि उनकी दादी माँ की डेथ हो जाती है कब, जनवरी 1942 में। उन्होंने अपनी दादी से बहुत प्यार था, तो जनवरी 1942 में उनकी दादी की डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद जून 1942 में जो एन का बर्थडे होता है, तो वो कहती हैं तब मेरे बर्थडे पे सेलिब्रेशन हुआ था और उनके उस बर्थडे पे जो बर्थडे केक था उसमें जो है ग्रैंड मदर के लिए जो उनकी थी एक एक्स्ट्रा कैंडल लगाई जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें अपने 1942 वाले बर्थडे के बारे में बताया है और ये वही बर्थडे था जिस पे एन को जो है ये डायरी जो है वो गिफ्ट में मिलती है। अब वो आगे कहती हैं द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। 4 of us मतलब कि हम सब, मैं, मेरी बहन, मम्मी, पापा, हम सब बिल्कुल ठीक है। और अब मैं आ गई हूँ प्रेजेंट डेट पे, यानी कि आज का दिन 20 जून 1942 में, जब मैं अपनी डायरी को अपनी ये सब बातें बता रही हूँ। तो अब हम एन की डायरी का इंसिडेंट कौन सी डेट का पढ़ेंगे, 20 जून का 1942 का। तो बेसिकली 12 जून को उनको डायरी मिली थी एंड उसके बाद हम अब पढ़ेंगे कौन सा इंसिडेंट, 20 जून 1942 का हम उनका इंसिडेंट पढ़ने वाले। तो उससे पहले उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बातें जो हैं बता दी हैं डायरी को भी और हमें भी। तो अब देखते हैं 20 जून को उन्होंने क्या बताया। बेसिकली हम एन की ना डायरी पढ़ने वाले हैं। इंसिडेंट उन्होंने शेयर करा है 20 जून 1942 से। वो अपनी डायरी को किटी मेंशन करती हैं, तो इसलिए उन्होंने लिखा है डियरेस्ट किटी। वो बताती है कि मेरी पूरी क्लास जो है ना इस क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब है काफ़ी नर्वस है हमारी पूरी की पूरी क्लास। क्यों है नर्वस, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद गाइज उनकी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, यानी कि कौन सा बच्चा पास होगा और कौन सा बच्चा फेल होगा। उनकी आधी से ज़्यादा क्लास जो है शर्तें लगाई जा रही हैं, यानी कि बेट्स लगाए जाने हैं कि कौन सा बच्चा पास होगा और कौन सा बच्चा फेल होगा। और वो बताती हैं कि जीएन कौन है, उनकी एक दोस्त है और वो खुद बहुत ज़्यादा हंस रही हैं 2 लड़कों के ऊपर जो उनके पीछे बैठे हैं, जिनका नाम क्या है, सीएन और जैकिस, जिन्होंने अपने पूरे जो इंटायर उनकी हॉलीडेज़ की सेविंग्स थी ना वो शर्त पे लगाई है कि कौन जीतेगा, यानी कि कौन पास होगा और कौन नहीं होगा। तो उनकी क्लास का पूरा सिनेरियो कैसे चल रहा है, सारे बच्चे बहुत नर्वस है, कौन पास होगा कौन नहीं होगा पास, और जो है सब शर्तें लगा रहे हैं कौन जो है पास होगा कौन नहीं होगा। अब 2 लड़के जो उनके पीछे बैठे हैं वो कौन, एन के और एन की फ्रेंड जीएन के पीछे जो बैठे हैं सीएन और जैकिस, उन्होंने काफ़ी सारी अपनी सेविंग्स लगा दी है उस बेड के ऊपर और सब लोग यही कहते रहते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी कि पूरे समय सब बच्चे क्या कहते हैं, यू आर गोइंग टू पास, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, हाँ तुम पास हो जाओगे, अरे मैं नहीं होऊंगा। ऐसे ही सब लोग ना इस तरीके से डिस्कशन करते रहते हैं और स्पेशली कौन, वो जो 2 लड़के उनके पीछे बैठे हुए थे। तो वो कहती है इवन मैं और जो जीएन है ना उन दोनों लड़कों को ऐसे गुस्से में भी देखते हैं कि बस कर दो, कितनी बार ये बातें करते रहोगे, बट वो हमारे नहीं सुनते हैं। वो हर समय यही बातें करते रहते हैं कि कौन जो है पास होगा कौन पास नहीं होगा। अब एन बताती है कि और मैं बताऊँ ना तो मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फेल कर देना चाहिए, जो मुझे लगता नहीं है पास होने वाले हैं, बट टीचर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर होती है। तो उन्होंने ये बात टीचर्स के लिए लिखी है कि टीचर्स इस अर्थ पे एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर होते हैं, हम नहीं कह सकते कि टीचर्स क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली उन्हें नहीं पता था कौन पास होएगा और कौन पास नहीं होगा। तो एन बताती है कि मुझे ज़्यादा अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड्स की चिंता नहीं है, क्योंकि हम तो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई में, बस एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे डर लगता है। तो तुम गेस कर सकते हो वो सब्जेक्ट कौन सा है, हाँ वो सब्जेक्ट मैथ्स है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बस एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे थोड़ा डर है कि मैं पास होंगी या नहीं होंगी, और वो क्या है, मैथ्स है। तो वो कहती है एनीवे हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस वेट कर सकते हैं उस दिन का जिस दिन हमें पता चलेगा, एंड हम बस एक दूसरे को यही बताते रहते हैं, अरे डोंट लूज़ योर हार्ट, हो जाओगे पास। तो जैसे अभी काफ़ी सारे 10th स्टूडेंट्स को जब रिजल्ट आने वाला होगा ना, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि आप सब एक दूसरे के फ्रेंड्स को बताओगे कि अरे कोई नहीं भाई सब बढ़िया होगा, अरे बहन चिंता मत कर बहुत बढ़िया होगा। तो वैसे ही एन फ्रैंक के पूरी क्लास में यही सीन चल रहा है, ठीक है। अब एन फ्रैंक अपने टीचर्स के बारे में बताती है, कहती है मेरी ना मेरे टीचर्स से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, आई गेट अलॉन्ग विद देम। मेरी 9 टीचर्स हैं, उनमें से 7 मेन हैं और 2 वुमेन हैं। बाकी सब टीचर्स से मेरी बहुत अच्छी बनती है, बट एक टीचर है कौन, मिस्टर कैसिंग, जो एक ओल्ड फॉगी है, यानी कि ओल्ड है और काफ़ी सिंपल से हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उनसे मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। और मैं ना
उन्हें बहुत ज़्यादा अनॉय करती हूँ, यानी कि वो मुझसे बहुत अनॉयड रहते हैं, यानी कि बहुत ही थोड़ा आप कह सकते हो एन से खुश नहीं रहते हैं। वो क्यों नहीं रहते हैं, एन से गुस्सा क्यों रहते हैं वो, क्योंकि एन उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। तो एन काफ़ी टॉकेटिव हैं और वो पूरा समय मैथ्स क्लास में बात करती रहती हैं, तो इसलिए जो है मैथ्स वाले टीचर ना एन से अनॉयड रहते हैं। अब एन बताती हैं कि एक दिन तो ऐसा हो जाता है कि मैं इतनी बातें कर रही होती हूँ कि मिस्टर कैसिंग ना मुझे एक पनिशमेंट देते हैं। और देखो बीइंग अ मैथ्स टीचर वो कितनी ये एक अलग सी पनिशमेंट देते हैं एन को। वो एन को एक पनिशमेंट देते हैं कि उन्हें एक एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाना होगा। क्या होमवर्क? उन्हें एक एस्से लिख के लाना होगा चैटर बॉक्स पे। ऐसा कहते हैं ना टीचर जब क्लास में बहुत बातें करते हैं, ये वाला चैटर बॉक्स, तो वैसे ही मैथ्स वाले सर जो हैं एन को एक ऐसे लिखने को देते हैं, किस पे? चैटर बॉक्स पे। तो वो कहती है मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया मैं क्या लिखूंगी, बस मैंने अपनी एक कॉपी खोली और मैंने टाइटल लिख दिया चैटर बॉक्स कि हाँ भैया ये काम मुझे करना है, और उसे मैंने अपने बैग में रख दिया। फिर उस दिन जब शाम को मैं अपने घर आई तब मुझे याद आया, अरे हाँ मुझे तो वो ऐसे लिखना था। वो कहती है मैंने अपनी नोटबुक खोली ऐसे लिखने के लिए, और तब अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो क्या करेगा, वो बड़े बड़े बीच में लेटर्स लिखेगा, गैप्स छोड़ेगा उस ऐसे को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को उन्हें लगा कि क्या बच्चे सोचेंगे, क्या सोच सकता है कोई चैटर बॉक्स के ऊपर। बट नहीं, मैंने इस काम को चैलेंज की तरह लिया और मैंने 3 पेजेस लिख दिए चैटर बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ आप राइटिंग स्किल्स देख सकते हो एन फ्रैंक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जैसे उन्होंने ये मास्टरपीस लिखा है तो आप समझ सकते हो कि वो काफ़ी अच्छा लिखती थी। तो उनको एक ऐसा टॉपिक मिला, एक कितना अननोन सा टॉपिक मिला, और चैटर बॉक्स, ऐसा नहीं कि क्लाउन पे ऐसे लिखने को बोला या बलून पे या आप कह सकते हो किसी वाइल्ड एनिमल पे, ठीक है, उनको ऐसे किस पे लिखा, चैटर बॉक्स पे। और उस पर भी उन्होंने ऐसे नहीं पेज खाली छोड़ दिया, उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया उसको, अपनी तरफ से काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट्स दी कि ऐसा होता है ऐसा होता है, और 3 पेज का ऐसे लिख दिया और उन्होंने जाके अपनी वो टीचर को दे दिया। अब उनके जो टीचर थे ना वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं वो ऐसे पढ़ने के बाद। अब क्या लिखा होता है उस ऐसे में, अब उस ऐसे में उन्होंने प्रूफ दिए होते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं उनका तो ट्रेट होता है बात करना। अब क्लास में खाली थोड़ी बैठे रहेंगे, बात तो करेंगे ही ना। तो स्टूडेंट्स का एक ट्रेट होता है बातें करने का, और वो कहती है कि मैं, ऐसा नहीं है, बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए कि जब पढ़ाई हो रही है उस समय बात नहीं करनी चाहिए, बट मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे घर है ना यहीं से मुझे ये वाले इनहेरिटेड ट्रेट्स है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बोलती हैं। और जैसे कि आपको पता है इनहेरिटेड ट्रेट्स को हम ज़्यादा कुछ सही नहीं कर सकते हैं, जो हमें जेनेटिकली मिले अपने पेरेंट्स से, हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं भी अपने आप को कितना भी सुधारने की कोशिश करूँ मैं नहीं सुधर पाती हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ। तो एन ने ऐसी आर्ग्यूमेंट्स लिखी अपने एस्से में क्या कि बच्चों को वैसे बातें नहीं करनी चाहिए, बट ये बच्चों का ट्रेट हो जाता है कि क्लासरूम में बातें करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मैं कम बातें करूं, बट मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल होंगी। क्यों? क्योंकि ये फीचर तो मेरे में मेरी मदर से आया है, वो इतनी बातें करती हैं, तो इनहेरिटेड ट्रेट तो वैसे भी हम सही नहीं कर सकते ना, कुछ अलग नहीं कर सकते उनको। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो है कभी सुधर पाऊंगी, ठीक है। तो मिस्टर कैसिंग जो है उनके जो टीचर हैं उन्होंने देखो इस ऐसे को काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया और उन्होंने बहुत हंसे एन का ये ऐसे पढ़ के, और उन्होंने उस दिन एन को कुछ नहीं कहा, बातें करने दी। बट फिर जब सेकेंड लेसन होता है उस दिन एन फिर बातें कर रही होती है और मिस्टर कैसिंग को गुस्सा आ जाता है, और वो मिस्टर कैसिंग जो है एन को एक और ऐसे लिखने को देते हैं, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकॉरिजिबल होता है ना सुधरने वाला, ढीठ कह लो आप, ठीक है। तो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे वो उनको ऐसे लिखने को देते हैं, तो वो इनकी सेकंड पनिशमेंट होती है। अब एन सोचती हैं कि अब की बार ना मैं फिर से एक ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो वो जो है ऐसे लिखती हैं और अपने सर को ऐसे दे देती हैं, और फिर उनके सर 2 लेसन्स तक कोई कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब कि 2 क्लास तक उनको कोई डांट नहीं पड़ती है और वो खूब बातें करती हैं। अब आता है थर्ड लेसन, यानी कि कुछ और दिन बीत जाते होंगे जब उनका थर्ड लेसन होता है। उस दिन भी एन क्लास में बहुत बातें कर रही होती हैं। तो अब जो है मिस्टर कैसिंग को थोड़ा लगता है कि अब फिर से पनिशमेंट देनी पड़ेगी एन फ्रैंक को, तो वो एन फ्रैंक को एक एस्से लिखने को देते हैं, और अब की बार जो एस्से का टाइटल था वो तो और डिफिकल्ट था। क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो आप सोचो कि एन ने कैसा लेटर लिखा होगा इस पर, सॉरी ऐसे लिखा होगा। तो एन को भी ऐसा ही लग रहा था कि अब जो मेरी ओरिजिनलिटी है ना ये चैटर बॉक्स के ऐसे पे लिखने की, वो काफ़ी ख़त्म होती जा रही है। मैं कुछ नई बातें नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं क्या लिखूँगी अब इसके ऊपर, क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स के ऊपर। तो इस समय पे एन ना एक आइडिया आता है एन को, और उस आइडिया को फुलफ़िल करने में एन की जो फ्रेंड है वो उनकी हेल्प करती है। ओके तो एन जो है बताती हैं कि जो मेरी पूरी क्लास है, जब मुझे ये ऐसे मिलता है ना क्वैक 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 मिस्टर्स चैटर बॉक्स जब मिलता है, तो पूरी क्लास में हूटिंग शुरू हो जाती है, सब चिल्लाने लगते हैं कि मैं क्या लिखने वाली हूँ अब की बार इस पे। तो अब जो है मैं ओरिजिनल नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में कुछ कि मैं क्या लिखूँ, तो मेरी फ्रेंड जो है साने,
तो नाम याद रखना कौन सी दोस्त ने हेल्प करी थी एन की। उनकी फ्रेंड है साने, जो पोइट्री लिखती थी, वर्ड्स जो पोएम्स लिखने में काफ़ी अच्छी थी, तो वो उनकी हेल्प करती है ये एस्से लिखने में। और जो है वो बिगनिंग से लेके एंड तक इस एस्से को एक पोएम के फॉर्म में लिखती है, ठीक है। और वो जो है बहुत अच्छे तरीके से उस टास्क को कंप्लीट कर देती हैं। ओके, तो जब वो ऐसी पोएम लिखती है ना, तो देखो वो बहुत खुश हो जाती हैं। वो कैसे कहती हैं, मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज हिम। तो वो उस चीज़ को ना चैलेंज किया, उन्हें लगता है कि अरे मिस्टर केसिंग जो हमारे टीचर है, ये मेरा जोक बनाना चाह रहे हैं इतना मुश्किल सा टॉपिक देके, बट नहीं, आई विल प्रूव दैट मैं इसको भी ओवरकम कर लूँ। तो एन अपनी पोएम को जो है अपनी फ्रेंड साने की हेल्प लेके फिनिश कर देती हैं। एंड उस पोएम में वो क्या लिखती है कि इट वॉज अबाउट अ मदर डक। एक मदर डक थी, एक फादर स्वान थे और 3 बच्चे थे उनके, बेबी डकलिंग्स। अब वो फादर स्वान क्या करते हैं, उन 3 बेबी डकलिंग्स को मार देते हैं, यानी कि उन्हें जान से मार देते हैं बिट कर के। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे। तो बेसिकली उन्होंने क्या लिखा, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। यानी कि जो बेबी डकलिंग्स थे वो बहुत क्वैक करते थे, तो जो उनके फादर थे वो उन्हें मार देते हैं। डेथ लिखा है ना, यानी कि मार देते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन क्वैक करते थे। तो एक तरीके से वो जो है अपने टीचर को समझाना चाह रही थी कि जो वो स्टूडेंट्स हैं उनका काम है बातें करने का, तो वो उन्हें कुछ कहे ना। तो बेसिकली आपको भी अजीब लगा ना पढ़ के कि क्यों फादर स्वान ने जो है बेबी डकलिंग्स को मारा, क्योंकि उनका तो काम ही क्वैक करना है। तो इसीलिए वैसा ही उन्होंने थोड़ा सा अपनी पोएम को लिखा कि बेबी डकलिंग्स को मार देते हैं उनके फादर बिकॉज वो क्वैक करते थे। बेसिकली वो अपने टीचर को कहना चाहती थी कि स्टूडेंट्स का काम है बातें करना। तो वो कहते हैं कि किसिंग टुक द जोक राइट वे, थैंक गॉड। जो उनके टीचर थे उन्होंने इस जोक को काफ़ी पॉजिटिवली लिया और उन्होंने उसके बाद से उस पोएम को ना पूरी क्लास को भी सुनाया अपने कमेंट्स ऐड करके, और बाकी की क्लासेस में भी वो एन की इस पोएम को ले जाके सुनाते थे। और उसके बाद से उनको कभी भी बातें करने को मना नहीं करा उनके टीचर ने। तो एन अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद से एन के टीचर ने कभी नहीं कहा कि क्लास में बैठ के बातें मत करो। एंड ऑन द कॉन्ट्रारी अब मिस्टर केसिंग जो है क्लास में जो है मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे जोक्स भी बोलने लग गए हैं। और यहाँ पे गाइज ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर लिया गया है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एंड फ्रैंक की नॉवल से विद अ स्लाइट अडेप्टेशन। तो थोड़ी सी कुछ अडेप्ट करा गया, थोड़े से चेंजेस भी करे गए हैं इसमें, बट बेसिकली ये उनकी नॉवल में से ही लिया गया है। तो ये था पूरा का पूरा आपका चैप्टर। तो स्टार्टिंग में तो देखो एन ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा, क्योंकि उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत लगती थी। फिर उन्होंने अपनी डायरी को नाम दिया किटी। फिर उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपनी दादी के बारे में, अपनी स्कूल की अपनी फेवरेट टीचर मिसेस क्यूप्रेस के बारे में, और फाइनली उन्होंने अपनी क्लासरूम की सिचुएशन बताई, कैसे उनकी बार बार डांट पीटती थी बातें करने के लिए, और वो उन्होंने एसेज लिखे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और वहाँ से आप समझ भी सकते हो कि उनकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी थी। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस चैप्टर के साथ में एक पोएम भी पढ़नी थी हमारे को, अमांडा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप अमांडा पोएम जाके पढ़ सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है जहाँ मैंने नोट्स अपलोड करे हैं। कमेंट सेक्शन का पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।